Okay. Good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics classes. पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में जो हमने देखा वो देखा कि पांचों प्रोसेस को एक सिंगल इक्वेशन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। और जब पांचों प्रोसेस को सिंगल इक्वेशन के थ्रू निकाला तो हमने कहा कि वो पांचों प्रोसेस किस तरीके से हैं, कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि ये आपका सिंगल इक्वेशन था, ये आपका सिंगल इक्वेशन था, दिस इज ए सिंगल इक्वेशन, पीवी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी सी, पीवी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी सी। उसमें से मैंने कहा अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो मैंने कहा के की वैल्यू आपको क्या रखना है, के की वैल्यू 0 रखना है। तो पीवी टू द पावर 0 इज इक्वल टू सी आया था, यानी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेकेंड, मैंने कहा के की वैल्यू आप 1 रख दो। जब के की वैल्यू 1 रखे थे तो आपको प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सी निकल के आया था। थर्ड था के की वैल्यू आपने क्या रखा, के की वैल्यू आपने n रखा। जब के की वैल्यू n रखा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। फोर्थ में आपने कहा कि के की वैल्यू गामा रख दो। जब के की वैल्यू गामा रखा तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और फिफ्थ में मैंने कहा कि के की वैल्यू क्या रख दो, इनफाइनाइट रख दो भैया। के की वैल्यू जब आपने इनफाइनाइट रखा तो पी तो 0 हो गया, पी तो 0 हो गया, ठीक है, यानी सॉरी पी की पावर 1 हो गया। और जब पी की पावर 1 हो गया तो फिर क्या बचा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया था। यानी ये पांचों प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। के की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, के की वैल्यू 1 तक गए तो हमें ये पांचों प्रोसेस यहां पे मिल गए, ये पांचों प्रोसेस हमें यहां पे मिल गए। अब इन्हीं पांचों प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में वेरियस प्रोसेसेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम, ये हेडिंग होगी। पीवी डायग्राम का मतलब हुआ, मैंने कहा कि जब आप दो प्रॉपर्टी के बीच में एक्सटेंशन और इंटेंशन, जब आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ड्रा करें तो जनरली, नॉट ऑलवेज, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको वॉल्यूम एक्सिस पे लेते हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं उनको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, उनको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने यहां मुझे पीवी डायग्राम ड्रा करना है तो दिस इज ए पीवी डायग्राम। यहां पे मैंने लिया प्रेशर वाई एक्सिस पर, यहां पे मैंने लिया वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, यहां पे मैंने लिया वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर। और जब मैंने प्रेशर और वॉल्यूम एक्स और वाई एक्सिस पे लिया, अब मुझे पांचों प्रोसेस ड्रा करना है। एक एक प्रोसेस की बात करते हैं। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की लाइन एक ड्रा करूं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब वो लाइन जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इसका मतलब मैं एक लाइन ड्रा करना चाह रहा हूं जो कि कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हो, जो कि कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हो। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ड्रा करता हूं तो दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यही एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी। दिस इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट,
P इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी। बोलो भाई, अब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ड्रा करना चाहता हूं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ऐसी लाइन होगी जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मैंने दोनों को ड्रा करना पीवी डायग्राम में पहले बता चुका हूं। यानी ये वर्टिकल लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, दिस इज V इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन हो गई और ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हो गई। अब आपका जो पहला प्रोसेस कहता है, आपका जो पहला प्रोसेस कहता है वो क्या कहता है? द प्रोसेस फर्स्ट K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0 एट when K is equal to 0, then P is equal to constant. When this P is equal to constant, then it is a constant pressure line, constant pressure line, constant pressure line or isobaric line. अब अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, मैंने एग्जांपल बताया था, कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब उस सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मैंने उसको नीचे से हीट दिया। जब मैंने उसको नीचे से हीट दिया तो हीट देते ही, हीट की सप्लाई करते ही उसके गैस के मॉलिक्यूल्स में मोशन होंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स में मोशन होंगे तो वो उसमें प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा पिस्टन में। पिस्टन ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ भागा तभी प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा, नहीं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यानी क्या हुआ? पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। जब प्रेशर ऊपर, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। यानी मैंने उसको हीट सप्लाई किया तो कांस्टेंट प्रेशर पर उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं, दिस इज ओरिजिन। अब बताइए, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर मैं अपने सिस्टम को हीट सप्लाई करता हूं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टली हम ऐसी लाइन खींचें जिधर की तरफ वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, जिधर की तरफ वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। यानी अगर K इज इक्वल टू 0 रखते हो, K इज इक्वल टू 0 रखते हो और हीट सप्लाई करते हो तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इधर से इधर की तरफ चलेगी। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इधर से इधर की तरफ चलेगी। दिस इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। दिस इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P is equal to constant line. When K is equal to 0, when the supply heat, then there is the expansion. When there is the expansion, then the volume increases. When the volume increases, then this is in this direction. तब यह इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, हमने क्या लिया है? K is equal to 1 लिया है। हमने क्या लिया है? K is equal to 1 लिया है। जब हमने K इज इक्वल टू 1 लिया है, जरा देखिएगा ध्यान से, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं इसमें ब्लैक ले लेता हूं कलर। K इज इक्वल टू 1, जब K इज इक्वल टू 1 लोगे तो मैंने कहा कि PV इज इक्वल टू K बनेगा, PV इज इक्वल टू C बनेगा, यानी कांस्टेंट। When K इज इक्वल टू 1, then PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। When this is a PV is equal to constant, then this is the rectangular hyperbola. This is the rectangular hyperbola. जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा उसको ड्रा करना मैंने आपको दिखाया कैसे ड्रा होगा। तो इस पीवी डायग्राम में K इज इक्वल टू 1 की जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसी लाइन चलेगी। दिस इज K इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1, यानी आइसोथर्मल कर्व।
आइसोथर्मल कर्व यानी T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल कर्व K इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा ही बनेगा भाई। आइसोथर्मल रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर उसमें कोई चेंज ना हो, हीट सप्लाई करेंगे, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख, जैसे मैंने कहा था कौन सा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसलिए जब कांस्टेंट रहेगा, हीट सप्लाई करोगे तो फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, यानी एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस इज K इज इक्वल टू 1, दिस इज K इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज K इज इक्वल टू 1, दिस इज K इज इक्वल टू 1। सेकेंड कौन सा? नेक्स्ट K इज इक्वल टू N, K इज इक्वल टू N, K इज इक्वल टू N का मतलब पॉलीट्रॉपिक, K इज इक्वल टू N का मतलब पॉलीट्रॉपिक। जब आप पॉलीट्रॉपिक की बात करते हैं तो कर्व का नेचर तो वही है, कर्व का नेचर वही है, लेकिन मैंने कहा जो n की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, जो n की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। अगर वो 1 से ज्यादा होगी तो पॉलीट्रॉपिक का जो स्लोप आएगा वो आइसोथर्मल से ज्यादा आएगा, जो पॉलीट्रॉपिक का स्लोप आएगा वो आइसोथर्मल से ज्यादा आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंशन में आप उसको हीट दे रहे हो, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी अब आप उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा वो बात की बात है। यानी अब यहां पर वॉल्यूम, जैसे आपने हीट प्रोवाइड कराया वैसे ही वो कुछ एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं पॉलीट्रॉपिक का कर्व खींचूं तो इस आइसोथर्मल वाले के नीचे कहीं आएगा, आइसोथर्मल वाले के नीचे आएगा, आइसोथर्मल वाले के नीचे आएगा, और ये है K इज इक्वल टू N के लिए। ये किसके लिए है? K इज इक्वल टू N के लिए है। और ये कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। K इज इक्वल टू N के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। अगर मैंने यहां थर्ड ड्रा कर दिया, इसके बाद मैं किसकी बात करूंगा? तीसरे तक हम पहुंच गए हैं। चौथा है हमारा PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी K की वैल्यू मैंने गामा पुट किया। जब K की वैल्यू मैंने गामा पुट किया तो क्या होगा? K की वैल्यू मैंने जब गामा पुट किया तो क्या होगा? K की वैल्यू जब गामा पुट किया तो गामा की वैल्यू मैंने कहा जनरली गामा की वैल्यू n से अगर ज्यादा माने तो स्लोप ज्यादा होगा, n से कम माने मतलब कर्व का नेचर यही होगा, कर्व का नेचर यही होगा, क्योंकि जनरली n की वैल्यू मैंने कहा 1.2 रखते हैं और गामा एयर के लिए 1.4 होता है। इसका मतलब उसका स्लोप और कुछ नीचे आएगा। इसका मतलब, लेकिन हीट, आप एडियाबैटिक की बात कर रहे हो, जब एडियाबैटिक की बात कर रहे हो तो हीट का ट्रांसफर तो जीरो है, लेकिन अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें भी वॉल्यूम बढ़ेगा, उसमें भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अंदर हीट जनरेट हो रही है, अंदर जब हीट जनरेट होगी तो पिस्टन मूव करेगा ऊपर, तो इसका मतलब उसमें भी एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब अगर वो एक्सपेंशन करा रहा है तो वो कर्व इसके नीचे आएगा, वो कर्व इसके नीचे आएगा जहां K की वैल्यू गामा के बराबर होगी, K की वैल्यू गामा के बराबर होगी, और ये कर्व
कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इसको और भी नीचे कर सकते थे, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश किया कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं लास्ट में हम यहां तक पहुंच गए, के की वैल्यू गामा, अगर लास्ट की बात करते हैं के इज इक्वल टू इनफाइनाइट, भाई के इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। अब अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन की बात करते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन कुछ ऐसी बनेगी भैया। कांस्टेंट वॉल्यूम तो यही है ना, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो तो दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। यहां पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस आ गया, यानी v इज इक्वल टू सी आ गया। v इज इक्वल टू सी का मतलब k इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया। k इज इक्वल टू क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। k इज इक्वल टू क्या मिला, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब हुआ अगर मैं एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करता हूं, अगर मैं एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करता हूं तो जो मेरे पांचों प्रोसेस हैं वो पीवी डायग्राम में एक पॉइंट से ड्रा किए जाएं तो वो सारे कर्व ऐसे दिखेंगे। जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे दिखेगी, k इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल की लाइन k इज इक्वल टू 1 ऐसे दिखेगी। आप पॉलीट्रॉपिक की लाइन उसके नीचे दिखेगी, एडियाबैटिक की लाइन उसके नीचे दिखेगी, एडियाबैटिक की लाइन उसके नीचे दिखेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इधर से इधर चलता हूं, इधर से इधर चलता हूं तो k की वैल्यू इंक्रीज करती है, k की वैल्यू इंक्रीज करती है, k इंक्रीज करता है। जब k इंक्रीज करता है यानी k इंक्रीज करता है कैसे, 0 से इनफाइनाइट की ओर। k इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट इन द एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी जब एक्सपेंशन होता है, जब वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ते समय k की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की ओर आ रही है, उस समय मेरे पांचों प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम में कुछ ऐसा होगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, उसके बाद आइसोथर्मल की लाइन, फिर पॉलीट्रॉपिक की लाइन, फिर एडियाबैटिक की लाइन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, यानी दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू k, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू k। अगर इन्हीं लाइन को, तो यह हुआ एक्सपेंशन प्रोसेस, यह हुआ एक्सपेंशन जोन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जोन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जोन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जोन। यह हमारी एक्सपेंशन जोन है, एक्सपेंशन जोन है। भाई अगर दो ही चीजें होंगी, या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, तो वो पांचों प्रोसेस आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है, ये चौथा प्रोसेस है और ये पांचवा प्रोसेस है। अब अगर ये एक्सपेंशन जोन में ना हो करके कंप्रेशन जोन की तरफ है, तो मतलब कंप्रेशन जोन का मतलब कि अब वॉल्यूम को घटना है, हीट रिलीज हो रही होगी बाहर। जब हीट रिलीज होगी तो वॉल्यूम घटेगी। ठीक है, कहने का मतलब है एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीट रिलीज हो रही है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट एक्सपेंशन और कंप्रेशन दो प्रोसेस समझिए। एक्सपेंशन का मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन का मतलब जब वॉल्यूम घटेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रखना है
वॉल्यूम को घटाना है तो हीट को बाहर जाना होगा। अगर वॉल्यूम घटेगा तो जो ये एक्सपेंशन में इधर वॉल्यूम बढ़ने की तरफ गया था, कंप्रेशन में इसी पॉइंट से ये इस तरफ वापस आएगा। कंप्रेशन में ये इस तरफ वापस आएगा। जब ये इस तरफ वापस आएगा तो K इक्वल टू 0 की बात करेगा। K इक्वल टू 0 पे P इक्वल टू कांस्टेंट होगा। P इक्वल टू कांस्टेंट होगा। K इक्वल टू 0 पे P इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। K इक्वल टू कांस्टेंट होगा। सेकंड क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी ये जो आइसोथर्मल है भाई, इसी कर्व को अब K इक्वल टू 1 लेना है। K इक्वल टू 1 का मतलब, मैं यहां कलर सेम करता हूं दोनों तरफ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। कलर हमने इसके लिए क्या लिया है? ब्लैक। इसका मतलब अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल में जब कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा बट प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम घटेगा बट प्रेशर बढ़ेगा। आइसोथर्मल में भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक घटता है एक बढ़ता है। जब इन सब में ऐसा है, एक घटता है एक बढ़ता है, इसका मतलब जब कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब K इक्वल टू 0 के बाद K इक्वल टू 1 की लाइन आएगी। K इक्वल टू 1 की लाइन आएगी। दिस इज K इक्वल टू 1, दिस इज K इक्वल टू 1, दिस इज K इक्वल टू 1। यानी K इक्वल टू 1 मैंने रखा तो इसका मतलब ये T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। T इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये आइसोथर्मल हो गया। ये क्या हो गया? आइसोथर्मल हो गया। दिस इज ए आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या कहां पे आए? K इक्वल टू N पे, यानी पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक की जब बात करते हैं तो इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस K की वैल्यू N रखना है, यानी K की वैल्यू K इक्वल टू 1 रखना है। जब K इक्वल टू N रखना है, K इक्वल टू N का मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दिस इज ए कंप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। जब पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन की बात करेंगे तो K इक्वल टू N की बात करेंगे। जब K इक्वल टू N की बात किया तो यह प्रोसेस हो गया पॉलीट्रॉपिक, यह प्रोसेस हो गया पॉलीट्रॉपिक। क्या हो गया? पॉलीट्रॉपिक। अब अगर इसके अगले प्रोसेस की बात करते हो, इसके अगले प्रोसेस की बात करते हो, दिस इज द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन का मतलब है आपने वॉल्यूम को कम कराया तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन के बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा? इसके बाद का जो कर्व आएगा, इसके बाद का जो कर्व आएगा वो एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेगा। अगर वो एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेगा, इसका मतलब इसके बाद वाला कर्व एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। यहां से आप मिला लीजिएगा अच्छे से इसको। दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी K इज इक्वल टू गामा। एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी K इज इक्वल टू गामा। K इज इक्वल टू गामा। क्या हुआ ये? K इज इक्वल टू गामा। K इज इक्वल टू गामा। और जब K इज इक्वल टू गामा होगा तो रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन, और जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा इसका मतलब ये एडियाबैटिक K इक्वल टू गामा हुआ, तो ये एडियाबैटिक शॉर्ट में लिख दीजिए, जगह नहीं है मेरे पास, एडियाबैटिक। फिर लास्ट में कौन सा? लास्ट में कौन सा? V इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन तो वर्टिकल ही जाएगी। अगर मैं बात करता हूं इसकी
तो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं भैया। यस, तो दिस इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए, ठीक है। तो आपको ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन मिल जाएगी, ठीक है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन मिल जाएगी। तो दिस इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट में आपको ये मिल गया। तो दिस इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी k इज इक्वल टू इनफाइनाइट, k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ जब मैं यहां पे आता हूं तो ये मुझे कंप्रेशन की जोन मिलती है, कंप्रेशन जोन, दिस इज द एक्सपेंशन जोन, दिस इज द कंप्रेशन जोन, एंड इन दिस कंप्रेशन जोन k इंक्रीजिंग ऑर्डर, k इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, k क्या हो रहा है, 0, 1, n, गामा, इनफाइनाइट। In compression zone, this is the curve for, these are the curve for different processes. These are the curve for different processes. तो अगर आप इस जोन में आओगे तो इस जोन की जब भी बात करोगे तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस की जोन है, इस जोन की बात करोगे तो ये कंप्रेशन प्रोसेस की जोन है, इस जोन की बात करोगे तो ये कंप्रेशन प्रोसेस की बात है। यानी ये एक्सपेंशन प्रोसेसेस, ये कंप्रेशन प्रोसेसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इन द पीवी डायग्राम, एंड इन दिस डायग्राम दीज आर द एक्सपेंशन प्रोसेस with the value of k, this is the increasing value of k, this is the increasing value of k in the compression process, these are the process for compression on PV diagram with the help of sketch। अगर ये आपको समझ में आया तो यकीन मानो कोई भी साइकिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे साइकिल, लगभग सारे साइकिल, थ्रॉटलिंग वगैरह को छोड़ दे थोड़ा सा, आरएसी में जो आता है, तो लगभग सारे साइकिल आप यहां से ड्रा कर सकते हैं। अभी आगे मैं इनके और नाम बताऊंगा, जैसे एडियाबैटिक है तो रिवर्सिबल है तो उसको आइसेंट्रोपिक कह देते हैं, तो वो बातें हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन यहां पे उसको बताने के लिए मुझे सेकेंड लॉ तक का वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे आपको मैं उसी सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं जिस सीक्वेंस से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जिस सीक्वेंस से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लिस्टर क्लियर हो रही है चीजें। यानी k की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ले आओ, जब k की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाओगे, k इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर टू देयर, सो k इस तरीके से अब आपको याद होने चाहिए। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, ये होगा, आइसोथर्मल था, उसके नीचे ऊपर करवाएगा, एडियाबैटिक था, उसके नीचे करवाएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ऐसी होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ऐसी होंगी। तो वो चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर हो जानी चाहिए। कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में ऐसे होगा, कंप्रेशन करोगे तो नीचे आइसोथर्मल आएगा, फिर पॉलीट्रॉपिक आएगा, फिर एडियाबैटिक आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंप्रेशन में कौन है, एक्सपेंशन में कौन कहां पे है, ठीक है। हुआ क्लिस्टर क्लियर, हुआ क्लिस्टर क्लियर सारे प्रोसेस पीवी डायग्राम में कैसे ड्रा करते हैं, हुआ क्लिस्टर क्लियर पीवी डायग्राम में कैसे ड्रा करते हैं, बोलो भाई, समझ में आ गया होगा। यह मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, कॉपी पे बना लेना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉपी पे बना लेना समझ के तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पक्का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना मुझको, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, इसको बहुत अच्छे से प्रोसेस समझ लेना। ये मैं आपको फर्स्ट लॉ की चीजें, बहुत सी चीजें ये आगे काम आने वाली हैं, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। अब
जो हमारे लिए कंफ्यूजन है कि कौन सी लाइन ऊपर होगी कौन सी लाइन नीचे होगी, इसका मतलब हमें स्लोप देखना पड़ेगा। देखिए मैंने एक ही पॉइंट से ड्रा किया है, एक ही पॉइंट से ड्रा किया है, तो अगर हमें स्लोप देखना है तो कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होगा? पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप का मतलब समझते हैं ना, कितना एंगल बनाएगा वो। अब इसको ध्यान से सुनना, अगर वो आइसोथर्मल बोला इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल बोला इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला तो बनाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पीवी डायग्राम ड्रा करते समय भी हम देखें प्रेशर वॉल्यूम, इस एक्सिस पर हम प्रेशर लेते हैं, इस एक्सिस पर हम वॉल्यूम लेते, इस एक्सिस पर हम वॉल्यूम लेते हैं, इस एक्सिस पर हम वॉल्यूम लेते हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया। इसी पे हमें एक आइसोथर्मल कर्व कोई ड्रा करना है, कोई भी आइसोथर्मल कर्व ड्रा करना हो, ठीक है। कैसा होगा, किस तरीके से होगा, वो बाद में देखेंगे। हमने कहा था कि अगर आप बात करते हो कि पीवी डायग्राम में कैसे ड्रा किया जाए, पीवी डायग्राम में कैसे ड्रा किया जाए, तो आप कहे थे कि हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे एक्सपेंशन बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा, कंप्रेशन बनाएंगे तो ऊपर कर्व होगा। यही तो पीवी डायग्राम में ड्रा किए थे। बट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब हम स्लोप निकालते हैं तो वाई एक्सिस वाले को याद करिए, आप कहते हो वाई एक्सिस में वाई है और एक्स एक्सिस में एक्स है। वाई एक्सिस में वाई, इस पी एक्सिस वाले को वाई है और इस वी एक्सिस वाले को एक्स। और कहते हो अगर आपको स्लोप चाहिए तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसी को स्लोप बोलते हो। इसका मतलब यहां y है यहां x है और कहते हो dy बाई डी एक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ ए कर्व, दिस इज द स्लोप ऑफ ए कर्व। अगर ये स्लोप है, अगर ये स्लोप है, इसका मतलब ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल जब करेंगे, एक एक को कांस्टेंट लीजिए तो आप कहोगे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P इंटू डीवी प्लस V इंटू डीपी इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया। अब मुझे ऊपर dy चाहिए यानी dp चाहिए, नीचे v है तो नीचे dx का मतलब नीचे dv चाहिए। तो मैं v इंटू डीपी को एक तरफ रखता हूं, इक्वल टू माइनस p इंटू डीवी को दूसरी तरफ ले जाता हूं। अब dp बाई dv कर देता हूं इज इक्वल टू माइनस p बाई v कर देता हूं। भाई dv को इधर लाया, dv को इधर लाया और v को उधर ले गया, तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v। dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v। इसका मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो ऑन पीवी डायग्राम माइनस p बाई v आएगा। इसका जो स्लोप है ऑन पीवी डायग्राम वो माइनस p बाई v आएगा। माइनस p बाई v का क्या मतलब है भाई? p बाई v तो समझ में आ रहा है कि जितना प्रेशर होगा वॉल्यूम होगा, रेशियो निकाल दो आपको लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। माइनस क्या बताता है? माइनस क्या बताता है?
माइनस आपको सिर्फ यह बताएगा, स्लोप माइनस होने का मतलब भाई ये माइनस कब हो सकता है, ये माइनस ये क्वांटिटी कब हो सकती है, माइनस पी वाई वी कब हो सकता है। चार चीजें हो सकती हैं, या तो प्रेशर पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो, प्रेशर निगेटिव हो, वॉल्यूम भी निगेटिव हो। भाई या तो ये दोनों हो तो यहां से तो पॉजिटिव बनेगा दोनों का रेशियो, अगर दोनों निगेटिव है तब भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर प्रेशर पॉजिटिव है, वॉल्यूम निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। अगर प्रेशर निगेटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है तो भी निगेटिव आएगा। यानी ये क्वांटिटी पी वाई वी निगेटिव दो ही कंडीशन में आ सकती है कि या तो प्रेशर निगेटिव हो तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो, या वॉल्यूम पॉजिटिव हो तो प्रेशर निगेटिव हो। अब पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों निगेटिव हैं मतलब दोनों घट रहे हैं। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है मतलब अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसका मतलब अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को घटना ही है, तभी ये स्लोप आएगा। अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब आइसोथर्मल कर्व में प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यानी एक को बढ़ेगा, एक को बढ़ना है तो दूसरे को घटना है, इसीलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। जैसे यहां पे ये कर्व आपको दिखाया गया है, जैसे यहां पे ये कर्व आपको दिखाया गया है, इस कर्व में देखिए मैंने लाइन को ऐसे ड्रा किया है। अब देखिए ये लाइन ड्रा होने का मतलब है ये यहां से यहां चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम तो पॉजिटिव है, वॉल्यूम तो पॉजिटिव है, बट प्रेशर इसका निगेटिव हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप जो आएगा वो आपका यहां से मेजर करिए, ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव में है, तो अपने आप ये देखिए प्रेशर निगेटिव हो गया, वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, आपका दोनों का रेशियो निगेटिव में आया। इसका मतलब इसका स्लोप निगेटिव बताने का मतलब, स्लोप निगेटिव वैल्यू आने का मतलब कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस निगेटिव, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस निगेटिव। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर वो आइसोथर्मल कर्व की बात करता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की बात करता है, तो आइसोथर्मल कर्व का स्लोप निगेटिव होगा और वो पी बाई वी के बराबर होगा, निगेटिव होगा और वो पी बाई वी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। माइनस पी बाई वी के बराबर होगा। अगर वो आइसोथर्मल कर्व की बात करता है तो वो माइनस पी बाई वी के बराबर होगा। और माइनस का मतलब है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। दिस इज द आइसोथर्मल स्लोप, दिस इज द आइसोथर्मल स्लोप ऑन पीवी डायग्राम, दिस इज द आइसोथर्मल स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। अब जरा आते हैं, कहां पे आते हैं, दूसरा स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम। यही दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। कांस्टेंट प्रेशर हमने देख लिया था, कांस्टेंट वॉल्यूम देख लिया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच के ये दोनों कर्व है। तीसरा वाला भी ऐसे ही होगा, तीसरा वाला n के टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पता चल जाएंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, कौन सा कर्व ऊपर होगा कौन सा कर्व नीचे होगा वो स्लोप से पता चलेगा। जरा देखते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम। वैसे ही
V का मतलब x, P का मतलब y, यानी y और x, यानी dy बाई dx, dy बाई dx, यानी dp डिवाइडेड बाई dv, dp डिवाइडेड बाई dv। और अगर वो एडियाबैटिक कहता है तो एडियाबैटिक का इक्वेशन क्या है? एडियाबैटिक का इक्वेशन है pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो फिर से वैसे ही इसको भी डिफरेंशिएट करो। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट लो, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर लो, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लो और प्रेशर को डिफरेंशिएट कर लो। जब इसको कांस्टेंट लोगे प्रेशर को तो गामा बगल में आएगा p इंटू गामा इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1, फिर बीच में आया प्लस। अब वॉल्यूम वाले को कांस्टेंट ले लो, यानी वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम की पावर, और यहां पे डीपी, यहां पे ये भी आएगा, ठीक है, इंटू डीवी भी आएगा, उसको मत भूल जाइएगा। इंटू, जैसे मैं यहां छोड़ दिया तो इंटू डीवी तो रहेगा ही, उसको तो कहीं जाने वाला नहीं है। वी टू दी पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू 0, वी टू दी पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब हमको फिर से वही डीपी बाई डीवी चाहिए, यानी इसको उधर भेज दो। डीपी बाई डीवी चाहिए तो एक को उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो। भाई ऊपर डीवी चाहिए तो हम डीपी वाले को इधर रख देते हैं। वी टू दी पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू गामा इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी, ठीक है। और माइनस आ जाएगा यहां तो माइनस लगा दो। अब डीपी डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा, वी टू द पावर गामा। अब इसमें से डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा ब्रैकेट में, या माइनस यहां से हटा दीजिए, आपको और क्लियर दिखा देता हूं। आपको और क्लियर दिखा देता हूं। गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 है, नीचे v टू द पावर गामा है, यानी ऊपर एक v कम है, नीचे एक v ज्यादा है। तो v टू द पावर गामा माइनस 1 से v टू द पावर गामा माइनस 1 चला गया तो नीचे पर बचेगा v, ऊपर बचेगा p, तो p को ले लो और माइनस को लगा दो, तो माइनस p बाई v माइनस p बाई v। इसका मतलब dp बाई dv फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा माइनस p बाई v, माइनस p बाई v। ये किसका स्लोप है? फॉर एडियाबैटिक। ये किसका स्लोप है? फॉर एडियाबैटिक। माइनस p बाई v किसका स्लोप था? फॉर आइसोथर्मल। माइनस p बाई v किसका स्लोप था? फॉर आइसोथर्मल। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को पिछले वाले से रिलेट करना चाहूं तो मैं कुछ ये रिलेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि dp डिवाइडेड बाई dv ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स dp बाई dv ऑफ आइसोथर्मल, dp बाई dv ऑफ आइसोथर्मल। क्योंकि जो dp बाई dv आइसोथर्मल में था वो माइनस p बाई v था, जो dp बाई dv ऑफ एडियाबैटिक में है वो गामा टाइम्स है माइनस p बाई v के। इसका मतलब
जो एडियाबैटिक का स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या होगा अगर मैं यहां लिसन, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ, तो लगा देना आप लोग, ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम must be equal to slope of isothermal curve on PV diagram into gamma times। यानी जो स्लोप है एडियाबैटिक कर्व का, इस एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा है। इसका स्लोप, एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा है। कहां पर? पीवी डायग्राम पर। इसका मतलब अगर इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें तो इसमें गामा टाइम्स ज्यादा होगा एडियाबैटिक कर्व का स्लोप। अब आपको यह बात क्लियर है, यह बात क्लियर है कि जो गामा है, अब मैं इस पोर्शन को हटाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से लिख पाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। देखिए आप इसको हटा दो, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा सा हटा देंगे तो हमको चीजें थोड़ा सा आसानी से लिख पाएंगे, चीजें समझ में आएंगी। बाद में आप लोग भी जब करिएगा तो इसको हटा करके नोट कर लीजिएगा, तो बाद में ये नहीं होगा कि वो कहां चला गया, किससे कंपेयर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये था हमारा इसका स्लोप। ये स्लोप था, ठीक है। और यहां से हमने ये निकाला कि जो हमारा स्लोप है वो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। अब आपको मैं बार बार बताया हूं, अभी आगे आएगा, प्रूफ भी करेंगे कि जो ये गामा है, ये गामा कुछ नहीं है, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा है, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा है। और यह भी हमने पढ़ा है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जो Cp की वैल्यू है वो Cv से हमेशा ज्यादा होगी, इसको हम प्रूव भी करेंगे। अगर Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होगी तो इस गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। और एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। अब बताइए, जब गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, जब गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब हुआ कि यह वैल्यू जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व है वो हमेशा ज्यादा होगा द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व से। इस कंडीशन से पता चला,
इस कंडीशन से पता चला द एडियाबैटिक स्लोप, जो एडियाबैटिक स्लोप है, एडियाबैटिक स्लोप है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? आइसोथर्मल स्लोप से। आइसोथर्मल स्लोप से कहां पे? ऑन पीवी डायग्राम। तो एडियाबैटिक स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑन आइसोथर्मल स्लोप। एडियाबैटिक स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो जो एडियाबैटिक स्लोप होगा वो हमेशा ज्यादा होगा आइसोथर्मल स्लोप से ऑन पीवी डायग्राम। तो अगर पीवी डायग्राम पर एक्सपेंशन जैसे कुछ भी आप देखिए, जब आप बात करते हैं एक्सपेंशन कंप्रेशन की, तो याद रखिएगा जो एडियाबैटिक का स्लोप है उस एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स है माइनस पी बाई वी के, जबकि जो आइसोथर्मल का स्लोप है वो माइनस पी बाई वी है। इसका मतलब गामा टाइम्स है, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसीलिए जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो ज्यादा है आइसोथर्मल के स्लोप से। वो ज्यादा है आइसोथर्मल के स्लोप से। ठीक है, यह बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब अगर यह बात क्लियर हो गई तो यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सुनिए और समझिए और बताइएगा थोड़ा सा। अब इसको हटा देता हूं, ये गामा टाइम्स लिखा है ना, थोड़ा सा मैं ये इस चीज को खाली कर लेता हूं, तो थोड़ा खाली खाली रहता है तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आती हैं और बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता भी है। ठीक है, चलिए पहले इसको देखिए। यह है प्रेशर, यह है वॉल्यूम, यह है प्रेशर, यह है प्रेशर, यह है वॉल्यूम। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम। इस पीवी डायग्राम पर मैं एक ही पॉइंट से, ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट से मैं दो कर्व खींचता हूं। एक कर्व है ये वाला, एक कर्व है ये वाला, एक कर्व है ये वाला, और दूसरा इसी पॉइंट से दूसरा कर्व है ये वाला। यानी दीज आर टू कर्व्स। ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से चलते हैं। जब ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट से चलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इन दोनों कर्व में कौन सा कर्व आइसोथर्मल का कर्व होगा और कौन सा कर्व एडियाबैटिक का कर्व होगा, कौन सा कर्व एडियाबैटिक का कर्व होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। यह आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कर्व एडियाबैटिक का कर्व होगा और कौन सा कर्व आइसोथर्मल का कर्व होगा। यह कैसे फाइंड आउट करेंगे? यह फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम स्लोप देखें, स्लोप देखें, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कौन सा कर्व होगा? एडियाबैटिक का कर्व होगा। जिसका स्लोप आइसोथर्मल होगा वो कौन सा कर्व होगा? जिसका स्लोप कम होगा वो कौन सा कर्व होगा? आइसोथर्मल होगा। यानी अगर आप ज्यादा स्लोप की बात करते हैं तो वो एडियाबैटिक वाला कर्व होगा। अगर आप आइसोथर्मल, अगर आप कम स्लोप की बात करते हैं तो वो आइसोथर्मल होगा। या पीछे से देख चुके हो, क्योंकि जो आइसोथर्मल का कर्व का स्लोप है वो हमेशा कम होगा एडियाबैटिक के स्लोप से ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम। जरा यहां देखें, अगर हम दो पॉइंट लें और स्लोप किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं? हमेशा
इस वैल्यूम एक्सिस के रिस्पेक्ट में नापेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में नापेंगे। तो मैं यहां दो आपको लाइन ड्रा करता हूं। देखिए, एक लाइन ड्रा किया मैंने यहां से यहां तक, ये पॉइंट लिया, दूसरी लाइन यही ड्रा कर दिया, या इसी को आगे भी मैं बढ़ा सकता हूं, इसी को आगे भी बढ़ा सकता हूं, या यहीं पे ड्रा कर सकता हूं अलग से, ठीक है। और ये देखिए कि जब ये यहां से यहां देखा हमने, तो ये स्लोप जो है, दिस इज द θ1 एंड दिस इज द θ2। जहां भी जाए उसको मैं नहीं मिला रहा हूं, दिस इज θ2। एक θ1 है और दूसरा θ2 है। अब जरा मेजर करके देख लो आप, dy बाई dx से, यानी dp बाई dv से जब आप मेजर करके देखोगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जो थीटा भाई इस डायरेक्शन में देखिए ना, और देखिए एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, मतलब वो निगेटिव होगा, मतलब वो निगेटिव होगा। अगर वो निगेटिव होगा इसका मतलब हुआ कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जब θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है, इसका मतलब बताइए भाई, यहां से तो मेजर करके देख सकते हैं ना कि ये θ1 है, ये θ2 है। इस θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है। अगर इस θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है, इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है वो आपका एडियाबैटिक कर्व होगा। वो आपका कौन सा कर्व होगा? एडियाबैटिक कर्व होगा। जिसका स्लोप कम है वो आपका आइसोथर्मल कर्व होगा। आइसोथर्मल कर्व होगा। क्यों? क्योंकि यहां से हमने देख लिया है, यहां से हमने देख लिया है कि जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक कर्व होगा। यहां पे हमने निगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया। जब निगेटिव डायरेक्शन में हमने मेजर किया तो हमने देखा कि जो स्लोप है वो इस लाइन का कम है, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। जब इस लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इसलिए ये एडियाबैटिक कर्व हुआ। इस लाइन का स्लोप कम है इसलिए ये आइसोथर्मल कर्व हुआ। इसलिए हमने यहां लिखा कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 देन θ2 वाला कर्व एडियाबैटिक होगा और θ1 वाला आइसोथर्मल होगा। θ1 वाला आइसोथर्मल कर्व होगा। क्लियर? अब ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जहां पीवी डायग्राम हो वहां अगर आपको यही कॉन्सेप्ट आईसी इंजन में ले जाता है कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, 4-5 केसेस बताए जाते हैं आईसी इंजन में। और जब वो 4-5 केसेस बताए जाते हैं तो वहां पर जब आप लाइन ड्रा करते हो डीजल और किसकी, डीजल और पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में जब डीजल ड्रा करते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन को ऊपर करते हो, कभी कांस्टेंट प्रेशर लाइन को देखते हो ना कैसे ड्रा करना है। यही कॉन्सेप्ट वहां ले जाता है कि कैसे हम बता सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा तो किसमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, किसमें कम एरिया होगा, किसमें ज्यादा एरिया होगा। यही कॉन्सेप्ट वहां से रिलेट करते हैं। इसलिए इस बात को याद रखना बच्चों कि जब भी आप पीवी डायग्राम पे जाएं तो आप याद रखिएगा कि जो आइसोथर्मल कर्व हो उसका स्लोप कम होगा, जो एडियाबैटिक कर्व हो उसका स्लोप हमेशा ज्यादा होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। और मैंने आपको यह चीज पूरी प्रूफ करा के लिख करके आपको सारी चीजें बता दी, प्रूफ किया, लिखा, समझाया, आपको स्लोप क्वेश्चन भी करा के दिखाया कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा। यहां तक अगर ये फंडे क्लियर हो गए हैं तो समझ लीजिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आधा काम खत्म कर लिया। मैं इसको यहां से इसलिए चल रहा हूं कि हमें फर्स्ट लॉ में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अदरवाइज ये चीजें आप फर्स्ट लॉ में पढ़ते तो फिर आपका एक सीक्वेंस नहीं बन पाता। सीक्वेंस नहीं बन पाता तो फिर आप रटना स्टार्ट करते हो। अगर आप रटना स्टार्ट करते हो तो वहीं से थर्मोडायनेमिक्स का सत्यानाश हो जाता है,
वहीं से थर्मोडायनेमिक्स का सत्यानाश होता है जब आप उसको पूरी रटने की कोशिश करते हो। इस तरीके से करके देखो और देखिए कितनी आसानी से चीजें क्लिस्टर क्लियर होती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप समझ में आता जाएगा, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो अभी तक मैंने चीजें आपको बताई हैं, वो पूरा क्लोज सिस्टम का वर्क बताया है। क्लोज सिस्टम में किस तरीके से वर्क का ट्रांसफर होगा, पीवी डायग्राम होगा, पांचों प्रोसेस समझाएं। उन पांचों प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया, फिर उनका प्रेशर और वॉल्यूम यानी पांचों प्रोसेस को पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैंने आपको पूरा दिखाया। और वो दिखाने के बाद मैंने आपको दिखाया कि किस पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, क्यों कम और ज्यादा होगा, माइनस का क्या मतलब है, वो भी मैंने आपको क्लिस्टर क्लियर समझा दिया है। अब आगे थोड़ी सी हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग है कि अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन वैसे वेरियस प्रोसेस में पढ़ा चुका हूं, फिर भी उनको मैं 10 मिनट में जल्दी जल्दी करके कि आगे फार्मूले यूज करने हैं चूंकि, तो मैं वो बता दूंगा। उसके बाद हम लोग चूंकि एक टेबल बनानी होती है, तो नॉन फ्लो वर्क के लिए 10 मिनट लूंगा। यही पांचों प्रोसेस फ्लो वर्क में कैसे चलेंगे, कैसे उसका वर्क निकलेगा, वो देख लेंगे। फिर हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। जब हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हाफ एन आवर लगेगा। जब हीट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को दूर दूर नहीं करेंगे, तब दोनों को एक साथ ले आएंगे, यानी हीट और वर्क की शादी कराएंगे। और जब हीट और वर्क की शादी करा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा यही तो, ये दोनों शादी कर लेते हैं, वही फर्स्ट लॉ बन जाता है। जैसे उन दोनों ने शादी किया हीट और वर्क ने, वैसे ही एक नए जन्म ले लिया और उसी का नाम पड़ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी का क्या नाम पड़ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ अलग से कुछ नहीं है, हीट और वर्क को मिला दो, फर्स्ट लॉ बन के तैयार हो जाता है। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।